यह वीडियो क्लास 11th के मैथ्स का है और आज का यह लेक्चर एक बार फिर से हम ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। और आज के इस ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक के अंदर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के साइन कन्वेंशंस इन सब के बारे में बताएंगे। जब जो एंगल है वह हमें दिया रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के साइन क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पर एलाइड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में भी हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे। तो स्वागत है आप सबों का हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। शुरू करते हैं आज का एक और प्यारा सा लेक्चर। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के साइन किस तरह से चेंज करते हैं जब हमारा एंगल्स का वैल्यू चेंज होता है, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहां पर एक सर्कल लेते हैं और इस सर्कल का सेंटर हम ओरिजिन पर लेंगे और यहाँ पर एक एंगल जिसका इनिशियल आर्म हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा, यह इसका इनिशियल आर्म हो गया, ठीक है। और टर्मिनल आर्म जानते हैं रोटेट करता है और किसी पोजीशन पर जाकर रुक जाता है, तो यहाँ पर यह इसका टर्मिनल आर्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं यह एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है। अब इस एंगल थीटा का यहाँ पर रेफरेंस ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं। तो किसी भी एंगल का रेफरेंस ट्रायंगल उसके टर्मिनल आर्म के एंड पॉइंट से हमेशा एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, और जब हमें यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल जो दिखेगा वही उस एंगल का रेफरेंस ट्रायंगल कहलाता है। तो यहाँ पर पी टर्मिनल आर्म के एंड पॉइंट से हम पी एम परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किए हैं एक्स एक्सिस पे। तो यह जो हमारा ट्रायंगल पी ओ एम दिख रहा है, इस एंगल थीटा के लिए यह रेफरेंस ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ओ पी आर लेंगे जो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब पी का कोऑर्डिनेट अगर हम ए कॉमा बी लें, पी का कोऑर्डिनेट अगर हम ए कॉमा बी लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट, तो हम जानते हैं ओ एम की वैल्यू ए होगा और एम पी या पी एम की वैल्यू बी होगा, ठीक है। ये सब हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ाया है। तो यहाँ पर अब हमारे पास 6 इस एंगल थीटा के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डिफाइंड किए गए हैं, ठीक है। तो देन साइन थीटा क्या हो जाएगा, इस एंगल थीटा के लिए यहाँ पर पी एम जो कि बी को रिप्रेजेंट करता है, यह परपेंडिकुलर का वैल्यू होगा। मतलब यह किसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, पी मतलब परपेंडिकुलर। और यहाँ पर यह ओ एम यह बी बेस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यह किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेस को। यह बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेस को। तो साइन थीटा हम जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा पी बाय एच। तो पी हमारा कितना है, ए, और एच हाइपोटेन्यूज हमने यहाँ पर आर एज्यूम किया है, ठीक है। तो ए बाय आर। उसी तरह से कॉसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आर बाय ए। फिर कॉस थीटा बी बाय एच होता है, तो बी ही है और एच आर है, तो बी बाय आर। और सेक थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा यहाँ पर होगा आर बाय बी, ठीक है। फिर टेन थीटा पी बाय बी होता है, तो पी हमारा ए है, ए बाय बी होगा। और कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है,
तो टेन थीटा ए बाई बी है कॉट थीटा बी बाई ए, ठीक है। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ पर टर्मिनल आर्म का एंड पॉइंट पी, ठीक है, यह जानते हैं रोटेट करने से, मतलब टर्मिनल आर्म चूंकि रोटेट करता है तो यह पॉइंट पी जब रोटेट करेगा टर्मिनल आर्म तो पॉइंट पी भी रोटेट करेगा इस टर्मिनल आर्म के साथ साथ, और इस कंडीशन में पॉइंट पी इन चारों क्वाड्रेंट में से किसी एक क्वाड्रेंट में होगा या किसी एक एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर P का पोजीशन अगर किसी क्वाड्रेंट में होगा, तो जैसे P का पोजीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं P अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में A और B जो P का कोऑर्डिनेट है यह दोनों पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में A भी पॉजिटिव और B भी पॉजिटिव होगा। फिर अगर P सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो यह x कोऑर्डिनेट A यह निगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट B, y कोऑर्डिनेट मतलब पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग यह पॉजिटिव होगा। फिर अगर यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा P, ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं x भी निगेटिव होगा और y भी निगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा और y निगेटिव होगा, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन है, मतलब कोऑर्डिनेट्स का जब किसी भी पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर उसका किसी भी क्वाड्रेंट में इस तरह से साइन दिया गया है, मतलब इस तरह से डिसाइड किया गया है। यह आपको ऑलरेडी मालूम है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। और फिर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये सब चीज़ एक बार फिर से जानेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि टर्मिनल आर्म का एंड पॉइंट जिस क्वाड्रेंट में लाई करता है, यह आपको मालूम होना चाहिए कि इनिशियल आर्म हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कोइंसाइड होता है और टर्मिनल आर्म चूंकि रिवॉल्व करता है, टर्मिनल आर्म रिवॉल्व कर रहा है, तो टर्मिनल आर्म का एंड पॉइंट जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उस कंडीशन में जो एंगल फॉर्म होगा वह एंगल भी उसी क्वाड्रेंट का एंगल कहलाएगा। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में टर्मिनल आर्म का एंड पॉइंट यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है थीटा, यह एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब यह एंगल यहाँ पर कहलाएगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यह आपको इस बात को आपको याद रखना है कि टर्मिनल आर्म किसी भी एंगल का टर्मिनल आर्म का एंड पॉइंट या टर्मिनल आर्म जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा एंगल जो फॉर्म होगा वह एंगल भी उसी क्वाड्रेंट का एंगल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्मिनल आर्म चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इससे फॉर्म होने वाला एंगल थीटा भी सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल कहलाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, अगर टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो यहाँ पर हम एक सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। तो टर्मिनल आर्म अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा आर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ए और बी भी पॉजिटिव होगा। तो ए और बी पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर कोई भी दो ए बी और आर इन तीनों में से किसी भी दो यहाँ पर दो जो वैल्यू है इसका रेशियो हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो पॉइंट पी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और इसके दोनों ही कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए और बी दोनों ही पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं साइन से लेकर कॉसेक तक में हमेशा इन तीन वैल्यू में से दो वैल्यू को यूज़ किया गया है, मतलब इन तीन में से किसी दो के रेशियो के वैल्यू यहाँ पर फाइंड करने होते हैं। तो चूंकि अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर यह तीनों पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल लाई करता है तो हमेशा इसके आंसर पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं।
तो हमें यहाँ पर साइन जो यहाँ पर इन सारे फंक्शन का जो साइन यहाँ पर डिसाइड करेंगे उसे हम आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो हम आइए एक टेबल फॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल फॉर्म करेंगे। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का कॉलम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे मेंशन कर देते हैं थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, फिर थीटा अगर लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और आफ्टर दैट थीटा अगर लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, यह थीटा है और यहाँ पर हमारा साइन थीटा, साइन थीटा के नीचे फिर हम ले लेते हैं इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। साइन थीटा के नीचे हम इसके रेसिप्रोकल कोसेक थीटा को लेंगे, कोसेक थीटा। फिर हम लेते हैं कॉस थीटा, और कॉस थीटा के जस्ट नीचे हम कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा को रखते हैं, सेक थीटा। फिर हम टेन थीटा, और इसके नीचे इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा को रखते हैं। ठीक है, तो यह हमारा टेबल प्रिपेयर हो चुका है। एक बार हम यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं साइन थीटा हमारा कितना है, ए। यहाँ पर यह किसका वैल्यू है, यह हमारा ए है। यहाँ से यहाँ तक ए होगा और यहाँ से यहाँ तक बी होगा। ठीक है, तो साइन थीटा बी बाय आर, कोसेक थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा आर बाय बी। फिर कॉस थीटा ए बाय आर, एंड सेक थीटा आर बाय ए। और यहाँ पर हम टेन थीटा लिख लेते हैं, टेन थीटा बी बाय ए, एंड कॉट थीटा ए बाय बी। ठीक है, ये सारे रेशियो हमारे सामने हैं, ए बी आर। इसमें तीन मतलब वैल्यू यूज होगा। यहाँ पर इस ट्रायंगल के तीन साइड के लेंथ, आर हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, आर हमेशा पॉजिटिव होता है, आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और ए और बी यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में ए निगेटिव होगा और बी पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ए और बी दोनों ही निगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ए, चूँकि ए का वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तो यह पॉजिटिव होगा, और बी वाई नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग होगा इसलिए नेगेटिव होगा। ठीक है, अब अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए और बी दोनों पॉजिटिव होते हैं, और आर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पर अगर एंगल थीटा अगर यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो साइन थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 के 6, जिसमें हर बार 2 को लेकर इसका रेशियो निकाला गया है। मतलब इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का रेशियो इसमें से ए बी और आर में से किसी भी 2 वैल्यू के रेशियो के बराबर होता है। और ये ए बी और आर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल लाई करेगा तो यह तीनों ही पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर हर 2 ए बी और आर में से हर दो एवरी 2 का वैल्यू का रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा
थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उस एंगल का साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। कॉस का भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, कॉसेक का पॉजिटिव होगा, कॉस का भी पॉजिटिव होगा, सेक का भी पॉजिटिव होगा, टेन का भी पॉजिटिव होगा और कॉट का भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब बारी आती है सेकेंड क्वाड्रेंट की। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम देख सकते हैं बी पॉजिटिव होगा, ए निगेटिव होगा और आर पॉजिटिव है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बी और आर जिसके पास होगा, तो बी पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, तो बी और आर का रेशियो पॉजिटिव होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जिसके पास बी है और आर है, उस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का आंसर पॉजिटिव होगा। तो हम देख सकते हैं साइन के पास बी है और आर है, कॉसेक के पास भी बी है, आर है, तो साइन और कॉसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसके सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल के आंसर निगेटिव होंगे। तो यहाँ पर साइन और कॉसेक बी और आर के रेशियो के वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो यह दोनों पॉजिटिव होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव और बाकी यह 4 निगेटिव, ठीक है, नेगेटिव होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ए हमारा नेगेटिव है और बी हमारा नेगेटिव है और ए और बी दोनों नेगेटिव है, इसलिए यह दोनों वैल्यूज का रेशियो, मतलब ए और बी का रेशियो का आंसर क्या होगा? नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव होगा। मतलब वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जिसके पास ए और बी है, इन दोनों ए और बी मतलब नेगेटिव बाय नेगेटिव, जिसका आंसर पॉजिटिव होगा। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि टेन के पास ए और बी है और कॉट के पास भी ए और बी है। तो अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इस केस में उस एंगल का टेन और कॉट का वैल्यू का आंसर पॉजिटिव होगा और बाकी 4 का आंसर, बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है इसका आंसर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, मतलब एंगल अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है साइन नेगेटिव होगा, कॉसेक का भी नेगेटिव होगा, कॉस का भी नेगेटिव होगा, सेक का भी नेगेटिव होगा और टेन और कॉट का पॉजिटिव होगा, ठीक है। टेन और कॉट का क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब बारी आती है फोर्थ क्वाड्रेंट की, मतलब अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देख सकते हैं ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। तो ए पॉजिटिव है और आर पॉजिटिव है, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जिसके पास ए और आर होगा, तो जानते हैं ए और आर का रेशियो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ए भी पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के पास ए और आर होगा, हम देख सकते हैं कॉस और सेक, इन दोनों के पास ए और आर का रेशियो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ए पॉजिटिव है और आर भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कॉस और सेक एंगल थीटा जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा और बाकी यहाँ पर रेस्ट 4 का आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल के लिए नेगेटिव आएगा। तो साइन का नेगेटिव होगा, कॉसेक का नेगेटिव होगा, कॉस का पॉजिटिव होगा, सेक का पॉजिटिव होगा और टेन और कॉट का नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का साइन कन्वेंशन है, ठीक है। अब कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब होगा? तो कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के लिए, ठीक है, कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के लिए फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट जीरो डिग्री से, मतलब 0 रेडियन से थीटा का वैल्यू अगर π/2 रेडियन के बीच लाई करता है, अगर थीटा का वैल्यू 0 रेडियन से π/2 रेडियन के बीच लाई करता है, ठीक है, तो यह हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कहलाएगा। यह हमारा एंगल किस क्वाड्रेंट का कहलाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। फिर π/2 से थीटा का वैल्यू अगर पाई के बीच लाई करता है, π/2 मीन्स 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए बट 180 डिग्री से लेस होना चाहिए।
तो अगर थीटा π/2 से पाई के बीच लाई करता है तो इस केस में एंगल इन सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाता है। जो एंगल होगा थीटा वो कौन सा क्वाड्रेंट का होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट का। ठीक है, फिर अगर पाई से थीटा ग्रेटर है और 3π/2 से लेस है, थीटा अगर पाई से ग्रेटर है और 3π/2 से लेस है, तब यह एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कहलाएगा। कौन सा एंगल कहलाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कहलाएगा। ठीक है, और उसी तरह से अगर यहाँ पर 3π/2 से थीटा का वैल्यू ग्रेटर है और 2 पाई से लेस है, थीटा का वैल्यू अगर 3π/2 से ग्रेटर है और 2 पाई से लेस है, तो इस केस में एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का कहलाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट का कहलाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, कोई भी एंगल का किस क्वाड्रेंट में होना, यह उसके टर्मिनल आर्म पर डिपेंड करता है। तो टर्मिनल आर्म अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, इस फिगर में टर्मिनल आर्म यहाँ पर है, तो हम देख सकते हैं यह टर्मिनल आर्म यह 90 डिग्री से ग्रेटर, मतलब π/2 रेडियन से ग्रेटर और पाई रेडियन से स्मॉल एंगल के बीच में लाई करता है। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा वो एंगल यहाँ पर देख सकते हैं π/2 से ग्रेटर है, टर्मिनल आर्म π/2 से ग्रेटर है और पाई से लेस इसके बीच लाई कर रहा है, तो यहाँ पर यह एंगल इन सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल कहलाएगा। ठीक है, अब कोई भी एंगल अगर π/2 के मल्टीपल्स, इंटीग्रल मल्टीपल्स के वैल्यू पे लाई करता है, तो उस केस में वह एंगल क्वाड्रेंटल एंगल कहलाता है। ठीक है, इसको भी हम आपको बता देते हैं। इफ थीटा इक्वल्स टू n इंटू π/2, n क्या है? बिलोंग्स टू z। अगर थीटा का वैल्यू π/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है, तो n यहाँ पर क्या है? बिलोंग्स टू इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। देन थीटा क्या कहलाता है? थीटा कहलाता है क्वाड्रेंटल एंगल। ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल। जैसे अगर हम यहाँ पर 0 पुट कर दें तो 0, 1 पुट कर दें, π/2 2 पुट कर दें, ठीक है, 2 पुट कर देंगे तो पाई, तो 0 π/2 पाई या 3π/2। ठीक है, π/2 का कोई भी इंटीग्रल टाइम्स अगर एंगल का वैल्यू है तो उस केस में वह एंगल क्वाड्रेंटल एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वाड्रेंटल एंगल। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन यहाँ पर आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सारा पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, रेस्ट नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, रेस्ट 4 का वैल्यू नेगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा सेक और कॉसेक पॉजिटिव होगा, रेस्ट 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के वैल्यू नेगेटिव होंगे। इसे भी हम डायग्राम में आपको एक्सप्रेस करके बता देते हैं और ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यह हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव मतलब साइन, कॉस, टेन और इन तीनों का रेसिप्रोकल। ठीक है, ऑल पॉजिटिव हमने लिख दिया, मतलब जितना भी 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो सब के वैल्यू पॉजिटिव होंगे जब एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, सेकेंड में ओनली साइन एंड कॉसेक, ओनली साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उस केस में ओनली साइन, उस एंगल का साइन का वैल्यू और उस एंगल का कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, रेस्ट नेगेटिव, रेस्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर टेन एंड कॉट पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव।
एंगल अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उस केस में उस एंगल का टेन और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और रेस्ट जो फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उस फंक्शन के यहाँ पर इस एंगल का वैल्यू नेगेटिव होंगे जब एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस एंड सेक, इन दोनों के वैल्यू पॉजिटिव होंगे और रेस्ट नेगेटिव। ठीक है। एंगल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उस एंगल का कॉस और सेक का आंसर पॉजिटिव, और उस एंगल का रेस्ट चार में से किसी भी का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इसका कॉन्सेप्ट था। ओके। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पर साइन से लेकर कॉसेक तक के जो एंगल दिए रहेंगे उसके क्या साइन होंगे उसके आंसर के, सिर्फ हमें साइन मतलब मालूम करने हैं। इसके एग्जांपल्स को हम यहाँ पर आपको देने जा रहे हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है फाइंड द साइन the following cases. In the following cases, ठीक है। और जो थीटा है हमारा 220 डिग्री, थीटा 220 डिग्री है। ठीक है। साइन थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा। थीटा 220 डिग्री है तो हमें साइन थीटा और टेन थीटा और कॉस थीटा इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इस एंगल थीटा के लिए सिर्फ साइन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसे बताना है। ठीक है। तो 220 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, इसे फाइंड करने के लिए हम इसे 90 डिग्री से डिवाइड करेंगे। ठीक है। 90 डिग्री चूंकि जानते हैं इक्विवेलेंट टू वन क्वाड्रेंट होता है। ठीक है। इसे 90 डिग्री से हम डिवाइड करते हैं 180। ठीक है। तो यहाँ पर हम 220 डिग्री को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 90 प्लस 40। तो यहाँ पर 2 टाइम्स 90 का मतलब यहाँ पर दो बार हम 90 क्रॉस कर चुके हैं, मतलब दो क्वाड्रेंट, फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स हम क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है। अब प्लस 40 डिग्री एक्स्ट्रा मतलब हमारा यहाँ पर टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है। किसी भी एंगल का क्वाड्रेंट किस तरह से डिटरमाइन करते हैं उसका यही प्रोसेस है, 90 डिग्री से आपको डिवाइड करना है। और यहाँ पर 90 का जो टाइम्स होगा उस टाइम से हमें पता कर लेना है कि यहाँ पर कितना क्वाड्रेंट हम पास कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर जो एंगल होगा वह एक्यूट एंगल होगा, और वह एंगल हमें बता देगा कि हम किस क्वाड्रेंट में अल्टीमेटली हैं। ठीक है। एक दो एग्जांपल से यह क्लियर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर स्पष्ट मतलब यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि यह एंगल किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देयरफॉर इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। 220 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसलिए साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव। टेन थीटा का थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल का आंसर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और कॉस थीटा इसका आंसर भी नेगेटिव होगा। ठीक है। एक दूसरा एंगल लेते हैं। दूसरा एंगल अगर हम मानते हैं थीटा का वैल्यू है 1028 डिग्री, देन साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा। साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा इन तीनों का हमें साइन मालूम करना है। 1028 इसे भी हम 90 से डिवाइड करेंगे। ठीक है।
90 वन टाइम्स 90, यहाँ पर वन टाइम्स, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 1, फिर वन टाइम्स, फिर यहाँ पर वन टाइम्स कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो यह हमारा 90 से डिवीजन का प्रोसेस यहाँ पर एंड हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 38 जो कि 90 से स्मॉल है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1028 इक्वल्स टू 11 टाइम्स 90 प्लस 38। तो यहाँ पर 11 टाइम्स 90, तो हर 4 बार घूमने से, हर यहाँ पर मतलब 4 क्वाड्रेंट को क्रॉस करने के बाद, हर 4 क्वाड्रेंट को, एक क्वाड्रेंट 2 3 4, हर 4 क्वाड्रेंट को क्रॉस करने के बाद हमें फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इन करना होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 11 है, तो यहाँ पर 448 टाइम्स, या ऐसे 360 डिग्री से डिवाइड कर देंगे, लेकिन फिर यहाँ पर जो हमारा एंगल आएगा वो ऑब्ट्यूज एंगल भी आ सकता है, इसलिए 90 से ही हमें यहाँ पर देखना होगा। तो यहाँ पर 11 मतलब 11 टाइम्स 90 है, तो 4 और 8, 2 राउंड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 3 एक्स्ट्रा, तो मतलब 1 4, ठीक है, 4 बार 90, 11 टाइम्स 90 है तो 4 बार 90, दूसरा बार कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा तो 8 बार 90 टाइम्स हो जाएगा, फिर 9 10 11, ठीक है। तो 11, उसके बाद 11 टाइम्स 90 प्लस 38 डिग्री, तो 38 डिग्री हम जानते हैं, यहाँ पर 11 टाइम्स 90 यहाँ पर हमारा टर्मिनल आर्म होगा, उसके बाद 38 डिग्री एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर हमारा एंगल का टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यह लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यह जो हमारा एंगल है यह फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए यहाँ पर साइन थीटा नेगेटिव होगा, टेन थीटा यह भी नेगेटिव होगा, लेकिन सेक थीटा यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस इन दोनों का आंसर पॉजिटिव होता है, ठीक है। एक दो एंगल और लेकर हम आपको इसे बताते हैं। अब हम निगेटिव वाला एंगल लेंगे, थीटा इक्वल्स टू 765 डिग्री, और यह निगेटिव है, ठीक है। देन टेन थीटा कॉस थीटा एंड कॉसेक थीटा, टेन थीटा का वैल्यू माइनस 765 डिग्री है, ठीक है। तो इस बार हम इसे 765 डिग्री इसे 90 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 90 से डिवाइड करेंगे तो 9 8 जा 72, यहाँ पर यह 5 हो गया, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर हम 765 डिग्री को सबसे पहले 8 इंटू 90 अब प्लस 45 लिखेंगे, लेकिन यह 765 जब पॉजिटिव है और हमारा एंगल नेगेटिव है, तो देयरफॉर यहाँ पर माइनस 765 डिग्री को यहाँ पर माइनस मतलब 8 इंटू माइनस 90 और माइनस प्लस माइनस 45 यह लिख सकते हैं। तो 8 टाइम्स माइनस 90 डिग्री का 8 टाइम्स, तो इस बार हम समझ सकते हैं एंगल हमारा इधर से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री माइनस है, तो हमारा सबसे पहला माइनस 90 डिग्री इधर से होगा। तो 8 टाइम्स है, तो मतलब यहाँ पर एक कंप्लीट राउंड 4 टाइम्स हो गया माइनस 90 का, फिर 2 कंप्लीट राउंड, ठीक है। तो टोटल माइनस 90 का 8 टाइम्स हो गया, उसके बाद फिर माइनस 45 डिग्री, तो हमें यहाँ पर माइनस 45 डिग्री, तो यह हमारा एंगल होगा। यह हमारा एंगल कितना हो जाएगा, माइनस 765। हम देख सकते हैं यहाँ पर
इस केस में -765 डिग्री का टर्मिनल आर्म, यह जो टर्मिनल आर्म है, ठीक है, यह टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर यह एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। -765 डिग्री लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव होगा, टेन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। कॉस थीटा पॉजिटिव और कॉसेक थीटा हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी मेजरमेंट के और किसी भी साइन के एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साइन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यही हमारा स्कीम है। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के वैल्यू किसी भी क्वाड्रेंट में किस तरह से चेंज करते हैं इसके बारे में यहाँ पर बताऊँगा, ताकि हम एवरी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ग्राफ को ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले फिर से हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन पे या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यह हमारा इनिशियल आर्म हो गया और टर्मिनल आर्म यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर पी। यह एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यह हमारा आर हो गया, इसका हम ले लेते हैं बी। तो यह हमारा बेस हो जाएगा बी और यह परपेंडिकुलर पी इस एंगल थीटा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पी का वैल्यू अगर हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा, मतलब अगर थीटा 0 से स्टार्ट होकर 90 डिग्री तक, मतलब थीटा का वैल्यू 0 से π/2 रेडियन तक जाएगा, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो थीटा इफ 0 से थीटा का वैल्यू π/2, थीटा का वैल्यू 0 से कहाँ तक? π/2। इसको हम और अच्छा से बता देते हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, इस फिगर को हम जनरलाइज करेंगे साइन थीटा कॉसेक थीटा के लिए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम यहाँ पर इस फिगर को लेने जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर इस ट्रायंगल मतलब इस एंगल को फिर से बनाएं, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में यह थीटा है हमारा, यह पी है, इसका बी पी परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं एल। तो हम जानते हैं यह पी है, यह बी है और यह तो आर है। तो अगर थीटा 0 डिग्री होगा, थीटा अगर 0 डिग्री ये अगर यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो पी 0 हो जाएगा, और उस केस में हम जानते हैं यह पॉइंट यहाँ पर आएगा तो बी हमारा यहाँ से यहाँ तक मतलब रेडियस के बराबर होगा। और अगर थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाए तो 90 डिग्री होगा, तो हम जानते हैं इस केस में अगर ये पॉइंट यहाँ आएगा तो ये हाइट और इंक्रीज करेगा। तो P अगर थीटा का वैल्यू 90, यह जो थीटा है हमारा, यह थीटा यह अगर π/2 हो जाएगा तो P हमारा यहाँ आ जाएगा, और इस केस में यह परपेंडिकुलर बढ़ते बढ़ते यह सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब थीटा का वैल्यू 0 से π/2 के तरफ जाता है तो देन P का वैल्यू 0 से R के बीच होता है, P का वैल्यू 0 से R के बीच, और B का वैल्यू R से 0 के बीच होता है। ठीक है, B का वैल्यू मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं P इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to R। P का वैल्यू इंक्रीज होता है 0 से कहाँ तक चला जाता है? R तक। एंड B डिक्रीजेज फ्रॉम B, शुरू में जब 0 डिग्री होगा थीटा तो B का वैल्यू R के बराबर होगा, और जब π/2 हो जाएगा थीटा का वैल्यू तो B का वैल्यू डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा। तो B का वैल्यू डिक्रीजेज फ्रॉम R to
0। ठीक है, यह किस क्वाड्रेंट में होगा? जब थीटा का वैल्यू 0 से π/2 के बीच होगा। ठीक है, फिर जब थीटा का वैल्यू π/2 तक पहुंच जाएगा तो फिर हम जानते हैं π/2 से थीटा का वैल्यू π तक जाएगा। तो अब p चूंकि अब बढ़ चुका है, बढ़ के इसका वैल्यू r हो चुका है, तो अब p का वैल्यू फिर से घटने लगेगा। घटते घटते कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन अब हमारा b का वैल्यू हमारा 0 से, क्योंकि b का वैल्यू r से 0 तक पहुंच चुका है, अब b का वैल्यू 0 से -r तक होगा। क्योंकि b का वैल्यू अब इधर जाएगा तो हम जानते हैं इस लाइन के अलोंग b का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को लिख देते हैं, इफ π/2 से थीटा का वैल्यू कहाँ तक? π तक, तो देन p जिसका वैल्यू 0 से r तक पहुँच चुका है, अब हमारा p का वैल्यू r से अगेन 0 तक आ जाएगा। ठीक है, चूँकि यह y एक्सिस के अलोंग है, पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग वैल्यू इसका इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, तो p का वैल्यू ऑलरेडी 0 से r तक पहुंच चुका है, अब r से फिर से एक बार सेकेंड क्वाड्रेंट में 0 तक हो जाएगा। तो p डिक्रीजेज फ्रॉम r टू 0 एंड b अगेन डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेज फ्रॉम 0 टू -b। ठीक है, यह कब होगा? जब थीटा का वैल्यू π/2 से π के बीच होगा। इस ट्रेंड को आपको याद रखना है। अब फिर से जब हमारा एंगल π से 3π/2 के बीच होगा, तो व्हेन या इफ थीटा π से थीटा का वैल्यू 3π/2। ठीक है, तो अब p का वैल्यू r से 0 तक जा चुका है। अब हम जानते हैं यहाँ से हमारा p इस तरह से ऊपर मतलब इधर जाएगा, तो इधर p का वैल्यू 0 हो चुका है। अब हमारा एंगल π से 3π/2 मतलब इस क्वाड्रेंट में आ चुका है, तो इस क्वाड्रेंट में फिर से p का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन जानते हैं यह नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग है, तो बढ़ने का मतलब p का वैल्यू बढ़ रहा है बट वह निगेटिव है, तो एक्चुअल में यह घट रहा है। ठीक है, यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगा, चूंकि 0 तक पहुँच चुका है, तो 0 से अब वैल्यू डिक्रीज करेगा, कहाँ तक? -r तक। तो p डिक्रीजेज फ्रॉम 0 टू -r। p डिक्रीज करेगा फिर से 0 से कहाँ तक? -r तक। अब b यहाँ पर जो डिक्रीज कर चुका है 0 से कहाँ तक? -b तक। अब यह इंक्रीज करेगा -b से 0 तक, एंड b इंक्रीजेज फ्रॉम -b टू 0। b का वैल्यू -b से 0 तक जाएगा। ठीक है, -b से 0 तक। ओके, -b तक आया था, अब घटते घटते कितना हो जाएगा? 0। अब हम लेते हैं 3π/2 से 2π तक। 3π/2 से थीटा का वैल्यू 2π। ठीक है, 3π/2 से थीटा का वैल्यू 2π रेडियन के बीच, मतलब टर्मिनल आर्म यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में इन करने जा रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा p का वैल्यू 0 से -r तक जा चुका है। अब -r से फिर p का वैल्यू कहाँ तक जाएगा? 0 तक जाएगा। ठीक है, देन p तो -r से अब 0 तक जाएगा, तो -r से 0 तक जाएगा, इसका मतलब वैल्यू क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। p इंक्रीजेज फ्रॉम -r टू 0। और b जो अभी तक -b से 0 तक जा चुका है, अब यह 0 से b तक चला जाएगा। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में हमारा b इंक्रीजेज फ्रॉम
0 टू बी, 0 टू बी नहीं, 0 टू आर, 0 टू आर। इस यहाँ पर हम थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, डिक्रीजेज फ्रॉम 0 टू, यहाँ पर आर होगा, यहाँ पर भी आर होगा, माइनस आर। तो यहाँ पर अब हमारा b का वैल्यू इंक्रीज करेगा एक बार फिर से 0 से कहाँ तक, r तक। अब फिर से एंगल अगर हमारा इस क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब एक राउंड के बाद फिर से यही सारा ट्रेंड रिपीट करने लगेगा, क्योंकि अब फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद फिर से हमारा जो टर्मिनल आर्म होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर कोई एंगल यहाँ पर है 360 प्लस थीटा, तो वह फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, फिर से यही ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रिपीटेशन अब चलता रहेगा। तो एक कंप्लीट रोटेशन के बाद इसी तरह का ट्रेंड फिर से रिपीट होता है। ठीक है, तो इस ट्रेंड को समझकर अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू किसी क्वाड्रेंट में किस तरह से चेंज करते हैं उसका टेबल यहाँ पर हम फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर टेबल प्रिपेयर करेंगे जिसमें साइन से लेकर कोसेक तक का एवरी क्वाड्रेंट में किस तरह से वैल्यू वेरी करता है उसके ट्रेंड्स को यहाँ पर हम देखेंगे, और फिर इस टेबल के यूज से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ग्राफ को स्केच करेंगे। ठीक है, और इस सब का कॉन्सेप्ट, ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो ये आपको याद रखना है, आपको कॉपी में लिख लेना है, और इन सब को अभी हम यूज़ करने वाले हैं। तो पहले हम टेबल को प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर एक एक करके हम सारे वैल्यूज़ को देखेंगे किस तरह से वेरी करता है। ठीक है, थीटा हो गया, यह हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, यह हम लेने जा रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पर लेने जा रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यह एंगल थीटा है। ठीक है, एंगल थीटा है, एंगल थीटा है, यह मान लेते हैं यह P है, यह B है, और यह R है। तो इसका कोऑर्डिनेट, P का कोऑर्डिनेट यहाँ पर B है और P। ठीक है, तो साइन थीटा, साइन थीटा P बाय R, साइन थीटा P बाय R होगा, इस एंगल थीटा के लिए P बाय R होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब जब 0 डिग्री से, मतलब 0 से थीटा का वैल्यू π/2 के बीच होगा, तो हम देख चुके हैं P का वैल्यू इंक्रीज करता है, P का वैल्यू इंक्रीज करता है, P का वैल्यू इंक्रीज करता है कहाँ से कहाँ तक, 0 टू R। और B का वैल्यू डिक्रीज करता है, B का वैल्यू डिक्रीज करता है R से कहाँ तक, 0 तक। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा जो कि P बाय R के बराबर होता है। तो P का वैल्यू हमारा, P का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा इंक्रीज कर रहा है। सबसे पहले वैल्यू कितना होता है, 0, तो अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 बाय R, ठीक है, 0 होगा। उसके बाद अल्टीमेटली लास्ट वैल्यू कितना पहुँच जाएगा, बढ़ते बढ़ते R। तो हम यहाँ पर फाइनल वैल्यू जब R रखेंगे यहाँ पर, तो R बाय R कितना होगा, मतलब हमारा जब 0 होगा P का वैल्यू, तो साइन थीटा का वैल्यू 0 मिलेगा, और फिर जब P का वैल्यू बढ़कर R हो जाएगा तो साइन थीटा का वैल्यू R बाय R कितना होगा, 1। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है 0 से कहाँ तक, 1 तक। इंक्रीजेज 0 टू 1, याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है 0 से 0 टू 1। ठीक है, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में,
पहले सबका निकाल लेते हैं, साइन का निकाल लिए हैं तो कॉस का भी निकालेंगे। सबका एक एक करके यहाँ पर काम खत्म करता चला जाएंगे। कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है हमारा b/r। तो फर्स्ट केस में जब b का वैल्यू r है, ठीक है, तो यहाँ पर जब शुरुआती केस में b का वैल्यू r होगा और लास्ट में 0 होगा, तो जब r होगा तो यहाँ पे r/r कितना 1 और लास्ट में 0 हो जाएगा, तो 0/r कितना होगा 0। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम एंगल को 0 से π/2 तक ले जाते हैं तो कॉस का वैल्यू 1 से 0 तक जाता है। तो 1 से 0 तक जाने का मतलब वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, कहाँ से? 1 से 0 तक। तो डिक्रीजेज 1 to 0, ठीक है। यह कॉस का हो गया। टेन का देखते हैं, टेन थीटा। अब टेन 0 डिग्री, ठीक है। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है p/b, ठीक है। तो p/b, p का वैल्यू हमारा कहाँ जा रहा है? p का वैल्यू शुरू में हमारा p का वैल्यू 0 है, तो 0 और b का वैल्यू कितना है? r है। शुरू में हमारा p का वैल्यू 0 डिग्री पे 0 है और b पे कितना है? r है, तो 0/r 0 होगा। और फिर 90 डिग्री पे जानते हैं p का वैल्यू तो r हो जाता है बट b का वैल्यू 0 हो जाता है और नीचे मैथमेटिक्स में 0 अलाउड नहीं है। तो कहने का मतलब 90 पे टेन थीटा डिफाइंड नहीं होता है। ऑलरेडी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के अंदर टेन का जो डोमेन होता है उसमें ये सब बताया हुआ है। तो टेन का वैल्यू यहाँ पर π/2 नहीं हो सकता है, बट हम देख सकते हैं π/2 के जस्ट पहले जो एंगल होगा, मतलब π/2 के आसपास का एंगल जब होगा तो p का वैल्यू r के आसपास होगा और b का वैल्यू 0 के आसपास होगा। तो 0 के आसपास मतलब एक बहुत ही छोटा नंबर होगा और r एक बड़ा नंबर होगा। तो एक बड़ा नंबर को अगर हम एक बहुत छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर बहुत बड़ा होता है, मतलब इन्फिनिटी के आसपास जाएगा, ठीक है। तो 0 से इन्फिनिटी मतलब इंक्रीजेज 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। यह 10 का वैल्यू हो गया। अब 10 के बाद हम आते हैं कॉट। तो अब कॉट के लिए हमें कुछ नहीं करना है। कॉट के लिए जो 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो अगर यह 10 का वैल्यू 0 होगा तो कॉट का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/0 मतलब इन्फिनिटी के आसपास। और जब 10 का वैल्यू इन्फिनिटी होगा तो कॉट का वैल्यू 0 के मतलब 0 होगा। तो यहाँ पर ठीक है, चूँकि 10 का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है 0 से इन्फिनिटी की ओर, तो कॉट का वैल्यू डिक्रीज करेगा 1/0 मतलब इन्फिनिटी से 0 की ओर। तो डिक्रीजेज इन्फिनिटी टू 0, ठीक है। कॉट का हो गया। अब हम सेक जो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, फिर कॉसेक, इसे रिमूव करते हैं। कॉट के बाद यहाँ पर सेक थीटा। तो सेक थीटा जो कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, तो सबसे पहले 1 है। सेक थीटा कॉस थीटा का वैल्यू 1 होगा। फिर यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर फिर 0 तो नहीं मतलब 0 के आसपास लेंगे, तो 1 से और 1/0 के आसपास का नंबर मतलब इन्फिनिटी के ओर होगा। मतलब यहाँ पर अगर कॉस थीटा का वैल्यू 1 है तो सेक थीटा का वैल्यू भी 1 होगा। अब कॉस थीटा का वैल्यू जब 0 पहुँच जाता है, 0 तो ले नहीं सकते हैं चूँकि सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा 1/cos थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू 0 नहीं होगा, बट हम जानते हैं 1 से 0 के पहले जो नंबर होगा वह 0 के पास का नंबर होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो 1 को अगर बहुत छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी की ओर जाएगा, मतलब यह 1 से इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेज 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन से लेकर
सेक तक का एक कॉसेक बचा हुआ है, इसको भी हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। कॉसेक कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन जीरो तो ले नहीं सकते हैं, तो मतलब जो नंबर होगा वह जीरो के बहुत क्लोज होगा। तो 1/0 के बहुत क्लोज नंबर, मतलब आंसर हमारा इन्फिनिटी होगा सबसे पहले, और फिर 1/1 मतलब इन्फिनिटी से 1 की ओर जो वैल्यू अगर जा रहा है तो वह डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिक्रीजेज इन्फिनिटी टू 1। ठीक है, तो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन से कॉसेक तक के वैल्यू का ट्रेंड जो चेंज हो रहा है वह कुछ इस तरह का होगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट का देखते हैं। अब हमारा एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हम यहाँ पर एक रफ ले लेते हैं फिर से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यह हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर एंगल है थीटा, यह P हो गया, यह B हो गया और यह R हो गया। ठीक है, सेक थीटा है, सॉरी यहाँ पर सेक थीटा जो कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, तो 1/1 यह हमारा 1 से इन्फिनिटी तक इंक्रीज करेगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में P का वैल्यू R से डिक्रीज होकर कहाँ तक जाता है, P का वैल्यू R to 0 और B का वैल्यू जो कि 0 हो गया था। ठीक है, B का वैल्यू जो 0 हो गया था वह 0 से 0 to -R। ठीक है, तो P का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हमारा क्या है, π/2 से थीटा का वैल्यू π। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब एंगल π/2 से π तक जाता है तो P का वैल्यू R से 0 तक डिक्रीज करता है और B का वैल्यू भी डिक्रीज करता है 0 से -R तक। ठीक है, तो साइन थीटा अब क्या होगा, साइन थीटा जो कि P/R होगा, साइन थीटा P/R के बराबर है। तो जब हमारा एंगल π/2 होगा तो P का वैल्यू R होगा, तो R/R कितना हो जाएगा 1। और जब हमारा एंगल थीटा इंक्रीज होकर पाई हो जाएगा तो R का वैल्यू 0 हो जाएगा, सॉरी P का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा 0/R 0, मतलब साइन थीटा का वैल्यू 1 से 0 तक जा रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, आप देख सकते हैं इंक्रीज होकर 0 से 1 तक चला गया है, अब 1 से डिक्रीज होकर फिर से 0 तक पहुँच जाएगा, डिक्रीजेज 1 to 0। ठीक है, कॉस थीटा जब π/2 होगा तो B का वैल्यू 0 होगा। कॉस थीटा होता कितना है, कॉस थीटा B/R, तो B का वैल्यू 0 है। हम देख सकते हैं कॉस थीटा का वैल्यू 1 से 0 तक चला गया है, तो जब π/2 होगा तो कॉस थीटा का वैल्यू 0/R 0, और जब पाई होगा तो यहाँ पर B का वैल्यू -R, तो यहाँ पर -R/R -1। ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू 0 से -1 मीन्स डिक्रीज कर रहा है, 0 से कहाँ तक, -1 तक, तो डिक्रीजेज 0 to -1। याद रखना है 0 से -1 तक डिक्रीज करता है। ठीक है, फिर अब टेन थीटा की बारी है। टेन थीटा क्या होता है, P/B, टेन थीटा P/B। तो जब टेन थीटा में थीटा का वैल्यू π/2 होगा तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं यहाँ पर हमारा वैल्यू इन्फिनिटी तक पहुँच चुका है। ठीक है, तो π/2 तो होगा नहीं, तो इन्फिनिटी तक हमारा वैल्यू पहुँचा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए हैं तो हमारा आंसर इन्फिनिटी जो था वह अब वह -इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी। ठीक है, वैसे भी π/2 के आसपास P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू R है और B का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यह वैल्यू हमारा B का वैल्यू मतलब 0 तो नहीं होगा, यहाँ पर
b का वैल्यू पाई बाय 2 पे 0 होगा, लेकिन हम जानते हैं यहाँ पर 0 नहीं ले सकते हैं। तो अगर हम 0 से थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो 0 से थोड़ा सा बड़ा जो यहाँ पर वैल्यू होगा, मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव में होगा। नेगेटिव में होगा चूँकि यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव जा रहा है, तो यहाँ पर एक नंबर को एक बहुत छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे और लेकिन वो नेगेटिव होगा, तो आंसर हमारा -इन्फिनिटी। और पाई पे b का वैल्यू, ठीक है, b का वैल्यू -r, लेकिन p का वैल्यू 0, तो यहाँ इन्फिनिटी से 0, -इन्फिनिटी से 0, तो -इन्फिनिटी से 0 मतलब वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, -इन्फिनिटी टू 0 इंक्रीजेज, -इन्फिनिटी टू 0, ठीक है। अब कॉट थीटा को यहाँ पर सोचना ही नहीं है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो यह -इन्फिनिटी पे हो जाएगा 0 और 0 पे -इन्फिनिटी, 0 से -इन्फिनिटी, ठीक है। कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होगा, तो 1 बाय -इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय -इन्फिनिटी को 0 लिख सकते हैं, और 1 बाय 0 लेकिन नेगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट पे, तो यह -इन्फिनिटी, तो 0 से -इन्फिनिटी मतलब डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेज 0 टू -इन्फिनिटी। फिर सेक थीटा 1 से, यहाँ पर सेक थीटा का सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, सेक थीटा का सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा यहाँ पर 1 तक पहुँच चुका है, अब यह -1 से इन्फिनिटी, और एक बार देख लेते हैं यहाँ पे सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल मतलब r बाय बी। तो जब हमारा थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 होगा तो b का वैल्यू 0 मतलब नेगेटिव के आसपास होगा, तो नेगेटिव के आसपास होगा मतलब यह वैल्यू -इन्फिनिटी, ठीक है। और जब पाई होगा तो b का वैल्यू -r, तो -इन्फिनिटी से -1, -इन्फिनिटी टू -1, तो -इन्फिनिटी से -1 मतलब वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेज -इन्फिनिटी टू -1, ठीक है। उसी तरह से कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा r बाय पी। तो जब थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 होगा तो p का वैल्यू हम देख सकते हैं r, तो r बाय r 1 होगा, और थीटा का वैल्यू जब पाई होगा तो p का वैल्यू 0 मतलब 0 अगर यहाँ पर हो जाता है तो यह इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी, तो 1 टू इन्फिनिटी मतलब इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेज 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। यह सेकेंड क्वाड्रेंट का ट्रेंड था। तो अब तक ये सारे वैल्यू किस तरह से चेंज कर रहे हैं और इसके लिए क्या टेक्निक हमने यूज़ किया है आप समझ चुके होंगे। अब हम रेस्ट 2 कॉलम्स के लिए जो वैल्यू होते हैं उसे हम यहाँ पर सिर्फ लिखने जा रहे हैं, बाकी आप इसे फाइंड कर सकते हैं किस तरह से होगा। तो उसके लिए भी यहाँ पर ट्रेंड है, हम जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट का आंसर पॉजिटिव होता है, तो साइन का 0 से 1 गया है, 1 से 0 गया है। अब यहाँ पर फिर 0 से क्या होगा, -1 जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर 0 से फिर साइन का वैल्यू -1 तक जाएगा, तो 0 से -1 मतलब डिक्रीजेज 0 टू -1, ठीक है। कॉस का भी थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव होता है, तो ऑलरेडी 0 से -1 तक जा चुका है, तो अब यह -1 से 0 तक जाएगा, तो -1 से 0 मतलब इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेज -1 टू 0। अब 10 का जानते हैं थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो ऑलरेडी -इन्फिनिटी से 0 तक जा चुका है, अब 0 से इन्फिनिटी तक मतलब इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेज 0 टू इन्फिनिटी। उसी तरह से कॉट का भी थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है,
तो ऑलरेडी 0 से माइनस इन्फिनिटी तक जा चुका है। अब यह इन्फिनिटी से 0 तक जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इन्फिनिटी से 0 मतलब डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेज इन्फिनिटी टू 0। और सेक कॉसेक का थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो सेक का यहाँ पर इंक्रीज होकर माइनस इन्फिनिटी से -1 तक जा चुका है। अब फिर से -1 से माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो -1 से माइनस इन्फिनिटी तक जाने का मतलब हो गया डिक्रीज करना, डिक्रीजेज -1 टू -इन्फिनिटी। ठीक है। अब कॉसेक थीटा जो कि ऑलरेडी 1 से इन्फिनिटी तक इंक्रीज होकर पहुंच चुका है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो अब माइनस इन्फिनिटी से -1, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक वैल्यू चेंज करेगा, तो माइनस इन्फिनिटी से -1, इसका मतलब इंक्रीज करना हुआ वैल्यू, तो इंक्रीजेज माइनस इन्फिनिटी टू -1। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम सब लोग जानते हैं कि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइन का वैल्यू जो कि 0 से -1 तक पहुँच चुका है। अब इसमें भी यह नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर अब -1 से वैल्यू 0 तक जाएगा, तो -1 से वैल्यू 0 तक जाने का मतलब हो गया इंक्रीज करना, इंक्रीजेज -1 टू 0। ठीक है। कॉस का पॉजिटिव होता है, तो -1 से 0 तक ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो अब 0 से 1 तक फिर से इसका वैल्यू इंक्रीज करना हुआ, इंक्रीजेज 0 टू 1। tan का नेगेटिव होता है, तो ऑलरेडी 0 से इन्फिनिटी तक जा चुका है, तो अब यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीजेज माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जाने का मतलब हो गया माइनस इन्फिनिटी से 0, मतलब इंक्रीज करना हुआ, तो इंक्रीजेज माइनस इन्फिनिटी टू 0। ठीक है। और कॉट का भी हमारा नेगेटिव होता है, तो इन्फिनिटी से 0 तक जा चुका है, अब 0 से माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो 0 से माइनस इन्फिनिटी तक जाने का मतलब डिक्रीज हो गया, डिक्रीजेज 0 टू -इन्फिनिटी। ठीक है। सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो -1 से -इन्फिनिटी तक पहुंच चुका है, अब इन्फिनिटी से हमारा 1 तक जाएगा, तो डिक्रीज होगा, डिक्रीजेज इन्फिनिटी टू 1। और कॉसेक का नेगेटिव होगा, तो -इन्फिनिटी से -1 तक पहुंच चुका है, अब हमारा वैल्यू -1 से इन्फिनिटी तक जाएगा, तो -1 से इन्फिनिटी का मतलब हो गया डिक्रीजेज -1 टू इन्फिनिटी। ठीक है। तो इस तरह का टेबल यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर फोर्थ क्वाड्रेंट तक इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के वैल्यू चेंज करते हैं। उसके बाद फिर से जैसे ही हम एक कंप्लीट रोटेशन के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, तो फिर से यही ट्रेंड देखने को मिलेंगे। ओके, अब इस टेबल को फॉलो कर हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ग्राफ को स्केच करेंगे। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 से हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, मतलब 2 पाई रेडियन तक, उसके बाद फिर जो एंगल स्टार्ट होगा 2 पाई के आफ्टर, वह फिर से हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब इसी ट्रेंड को देखने को मिलेगा आगे भी, और नेगेटिव में भी इसी ट्रेंड को देखने को मिलेगा। मतलब यह हमारा साइन का 4 क्वाड्रेंट का वैल्यू किस तरह से चेंज करता है, इसका ट्रेंड है। इस ट्रेंड को हम यूज़ करके अब हम हर एक फंक्शन का यहाँ पर आपको ग्राफ स्केच करके बताने जा रहे हैं। तो आप सारे ग्राफ को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। ग्राफ्स, सबसे पहला y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है।
यह x हो गया y हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर 0 होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट π/2, सेकेंड क्वाड्रेंट पाई, थर्ड हमारा 3π/2 और फिर फोर्थ का 2π। तो 0 से 2π के बीच जो ग्राफ होगा वो फिर वही रिपीट करता चला जाएगा, आगे भी और पीछे भी। तो मैक्सिमम वैल्यू हम जानते हैं साइन का +1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने देखा था साइन का वैल्यू 0 से कहाँ तक पहुँचता है, 1 तक। तो पाई के पास वैल्यू 1 होता है, तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। फिर पाई पर सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू 1 से 0 तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसे हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू 0 से -1 तक चला जाता है, तो यहाँ पर -1 कुछ इस तरह का होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू फिर -1 से 0 तक चला जाता है, ठीक है। तो यह 0 से 2π के बीच ग्राफ, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन में साइन का ग्राफ इस तरह का होगा। फिर यही ग्राफ आगे और पीछे हम एक्सटेंड करेंगे तो इस तरह का ग्राफ ही हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ इस तरह का ग्राफ को हम यहाँ पर पीछे ड्रॉ करेंगे और आगे भी हम इसी तरह के ग्राफ को ड्रॉ करते चले जाएंगे, ठीक है। तो साइन का ग्राफ हमारा इस तरह का होगा, ठीक है। आपको याद रखना है पॉजिटिव में मैक्सिमम हाइट 1 होगा, नेगेटिव में मैक्सिमम हाइट ग्राफ का -1 होगा। यह साइन x का ग्राफ है, ठीक है। बेसिकली हमें सारे फंक्शन के ग्राफ 0 से 2π के बीच इसे याद रखना है। बाकी फिर हम यहाँ पर यह 0 से 2π है, फिर अगला 2π इंटरवल में फिर इसी तरह का ग्राफ रिपीटेशन होगा, ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे इस फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम आपको बता देंगे कि यह कितने पीरियड के बाद रिपीट करता है, ठीक है। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एक पीरियड होता है जिसके बाद उसके ग्राफ या वैल्यूज़ रिपीटेड होते हैं, ठीक है। ये साइन एक्स का था, अब कॉस एक्स का। बहुत ही ईजी है, आप अगर टेबल को समझ जाते हैं तो इसके ग्राफ को ड्रॉ करना रिलेटिवली ईजियर है। दूसरा y = f(x) = cos x। यह 0 है, यह π/2, यह पाई, यह 3π/2 और यह 2π। कॉस का भी वैल्यू मैक्सिमम 1 जाता है और मिनिमम -1। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने देखा था कॉस का वैल्यू 1 से डिक्रीज होकर 0 तक आता है, मतलब हमारा यहाँ पर ग्राफ ऐसा होगा। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू 0 से -1 तक चला जाता है, मतलब यहाँ पर पाई पर -1 होगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू -1 से 0 तक चला जाता है, तो यह ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू फिर से 0 से इंक्रीज करके 1 तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 कुछ इस तरह का होगा, 1 का यह लेवल है। तो यह इसका ग्राफ होगा 0 से 2π के बीच। अब इसे ही हमें रिपीट करना है, तो इसे रिपीट करेंगे तो फिर से यह पैटर्न को फिर से हम इसी तरह से बनाते चले जाएंगे आगे, और पीछे भी इसे हम कुछ इस तरह से ही बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो यह y = cos x के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, ओके। अब tan x का ग्राफ, y = f(x) = tan x। y एक्सिस यहाँ पर π/2 यह 0 है, फिर पाई होगा, फिर 3π/2 होगा,
फिर 2 पाई होगा। ठीक है, तो जानते हैं पाई बाय 2 पे 10 डिफाइंड नहीं है, फिर पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल पे 10 डिफाइंड नहीं होता है, तो पाई बाय 2 का एक ऑड मल्टीपल यहाँ पर है, फिर पाई बाय 2 का एक दूसरा ऑड मल्टीपल यहाँ पर है। यहाँ पर हमने वैकेंट सर्कल ड्रॉ किया है, मतलब यहाँ पर ग्राफ इस लाइन के लेवल में नहीं होगा। ठीक है, अब 10 का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से इन्फिनिटी की ओर जाता है। 90 के आसपास यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और 3 पाई बाय 2 पर भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि ग्राफ को इजीली वे में समझा जा सके। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू 0 से इन्फिनाइट की और प्लस इन्फिनाइट की ओर जाता है, तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू जो कि नेगेटिव होता है, तो माइनस इन्फिनाइट से 0 की ओर आता है, तो माइनस इन्फिनाइट मतलब नीचे की ओर होगा, ये 0 हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन 0 से प्लस इन्फिनिटी की ओर जाता है ग्राफ, तो कुछ ऐसा होगा यहाँ पर। ठीक है, और यही ट्रेंड हमारा चलता रहेगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन ग्राफ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से ग्राफ हमारा माइनस इन्फिनिटी से 0 की ओर आएगा। ठीक है, और यह इस तरह से बढ़ता रहेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर 10x का ग्राफ होंगे। ठीक है, यह एक्स एक्सिस है। अब 10x के बाद हम cot x के ग्राफ को बताने जा रहे हैं। y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू cot x। यह एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो 0 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर पाई बाय 2, यह पाई होगा, यह 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। तो cos x का डोमेन में पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल नहीं होता है, तो पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल यहाँ पर पाई है और 2 पाई है, तो यह दोनों यहाँ पर cos x के डोमेन में नहीं होंगे। तो इन दोनों से फिर से हम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो cot का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot का वैल्यू हमारा, और 0 भी तो है, 0 भी तो हमारा पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल है, तो cot x का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन्फिनिटी से 0 की ओर आता है, तो इन्फिनिटी से हमारा वैल्यू 0 की ओर आ रहा है, यह हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर 0 से माइनस इन्फिनिटी की ओर चला जाता है, तो कुछ इस तरह से इसका वैल्यू नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू हमारा, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में जानते हैं यह थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू चूँकि माइनस इन्फिनिटी है, तो अब माइनस इन्फिनिटी से मतलब प्लस इन्फिनिटी होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो प्लस इन्फिनिटी से फिर 0 की ओर आएगा। ठीक है, यह प्लस इन्फिनिटी मतलब बहुत ऊपर से, और इस लाइन को यह टच नहीं करेगा क्योंकि पाई पर 10 का cot का पाई पर वैल्यू डिफाइंड नहीं होता है, तो यह लाइन काफ़ी दूर से आता हुआ यहाँ पर 3 पाई बाय 2 पर मर्ज करेगा, और फिर जैसे ही 3 पाई बाय 2 से 2 पाई यह फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, इसका फिर से वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर माइनस पाई बाय 2 लें, माइनस पाई बाय 2 और यह माइनस पाई, तो ग्राफ इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इस तरह से इसके ग्राफ्स विजिबल होंगे। ठीक है, cot x का 0 से 2 पाई के बीच के ग्राफ
के स्केच को याद रखना है और फिर हमारा आगे पीछे इसी तरह से ग्राफ रिपीटेड होता चला जाएगा। ठीक है। कॉट के बाद हम सेक के ग्राफ को बनाएंगे अभी। y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब सेक और कॉसेक का वैल्यू हम जानते हैं -1 से छोटा होता है और +1 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर π/2 पाई, 3π/2 एंड 2π। सेक का डोमेन में π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होता है, मतलब यह वैल्यू नहीं होगा। तो यहाँ पर हम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यह π/2 हो गया, फिर 3π/2 यह भी दूसरा वैल्यू है, यहाँ पर भी डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब सेक का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेक का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 से इन्फिनिटी की ओर जाता है। तो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी की ओर जाएगा। ठीक है। इस लाइन में टच नहीं कर सकता है क्योंकि सेक का π/2 पे वैल्यू डिफाइंड नहीं होता है। तो ये आप देख सकते हैं इस लाइन के बहुत क्लोज आएगा बट कभी भी इसमें टच नहीं करेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो मतलब -इन्फिनिटी से -1 की ओर आएगा। ठीक है। यह सेकेंड क्वाड्रेंट है और यह -इन्फिनिटी, मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ठीक है। फिर अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में चूंकि हम देख सकते हैं यह -1 तक पहुंच चुका है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में फिर वैल्यू -1 से -इन्फिनिटी की ओर ही वापस चला जाएगा। ठीक है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर वैल्यू, यह हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, वैल्यू -इन्फिनिटी तक पहुंच चुका है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, मतलब यह -इन्फिनिटी की जगह पे +इन्फिनिटी से 1, यह कुछ ऐसा होगा। ठीक है। तो इसे भी हम यहाँ पर मिला देते हैं। अगर हम यहाँ पर इसे लेते हैं -π/2, तो यहाँ पर हमें डॉटेड लाइन ड्रॉ करना होगा और ग्राफ कुछ इस तरह से ऊपर चला जाएगा, इस लाइन को टच नहीं करेगा। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर आगे 2π के बाद 3π लेते हैं तो फिर यह ग्राफ कुछ इस तरह से ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। ठीक है। इसका ग्राफ इस तरह का दिखेगा आपको। ठीक है। आप देख सकते हैं यह +1 का लेवल है, तो +1 से ग्राफ नीचे नहीं आ सकता है और -1 से ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है। ये इसके ग्राफ के वैल्यूज़ को यहाँ पर डिनोट किया गया है। ठीक है। अब लास्ट कॉसेक का ग्राफ। y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू कॉसेक एक्स। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यह 0, यह π/2 है, यह पाई है, यह 3π/2 रेडियन है और यह 2π। तो कॉसेक एक्स का डोमेन π/2 का इवन मल्टीपल नहीं होता है, मतलब 0 भी नहीं होगा, पाई भी नहीं होगा और 2π भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर जानते हैं कॉस एक्स का वैल्यू 1 से ऊपर होता है और -1 से नीचे होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉसेक का वैल्यू इन्फिनिटी से 0 की ओर आता है। ठीक है। तो इन्फिनिटी से 0 नहीं, इन्फिनिटी से 1 की ओर आता है। तो इस 1 के लेवल में हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और -1 के लेवल में भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो यह हमारा इन्फिनिटी से वैल्यू आ रहा है और यह 1 तक आ गया है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में चूँकि कॉसेक पॉजिटिव होता है तो फिर से यह वापस इस पे हम अगर डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो फिर पुनः यह वापस 1 से इन्फिनिटी की ओर चला जाता है। ठीक है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में चूँकि कॉसेक का वैल्यू नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ में, अब हमारा वैल्यू +इन्फिनिटी तक पहुंच चुका है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में -इन्फिनिटी से -1 की ओर इसका वैल्यू आएगा। तो -इन्फिनिटी से
-1 और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से हमारा कॉसेक एक्स का वैल्यू -1 से ऊपर नहीं जा सकता है, तो इसे फिर नीचे ही जाना होगा वापस। तो यहाँ पर -∞ की ओर वापस मुड़ जाएगा, ठीक है। और इसी का पैटर्न फिर हम आगे यहाँ पर ऊपर होगा और इधर ऊपर था तो इधर नीचे होगा, ठीक है। तो इस तरह का इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। एक इधर निगेटिव में भी ले लेते हैं, 0 से π/2 फिर पाई, यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पर कुछ ग्राफ इस तरह से होगा। यह हमारा हो गया -π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट, यह थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। तो यह कॉसेक एक्स के ग्राफ को डिनोट किया गया है, ठीक है। तो सारे ग्राफ्स और किस तरह के वैल्यू चेंज होते हैं, इन सब को हमने यहाँ पर बता दिया है। ये सारे ग्राफ्स और ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के वैल्यू किस क्वाड्रेंट में किस तरह से चेंज करते हैं, वेरी करते हैं, इन सब को आपको याद रखना होगा। यह चैप्टर काफ़ी थ्योरेटिकल चैप्टर था, तो इसलिए आपको लग सकता है कि थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा बोरियत फील हो सकता है, बट आपके सिलेबस में दिए गए हैं तो इसे आपको स्टडी करने होंगे। और इसके बाद के चैप्टर्स फिर फार्मूला बेस्ड हैं, तो सारे फार्मूला को आप डिराइव करेंगे, मतलब हम डिराइव करके आपको बताएंगे और फिर क्वेश्चंस को बताएंगे। लेकिन ये चैप्टर्स आपका काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर था, इसलिए आपको इसके लेक्चर को बिना स्किप करके देखने होंगे, और एक से अधिक बार अगर आप देखते हैं तभी आप इन सारे बातों को समझ पाएंगे। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आई होप आज के इस लेक्चर में हमने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं आपको सारे समझ में आ चुके होंगे। तो अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स समझ में आते हैं और आप हमारे लेक्चर से बहुत कुछ सीख पाते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे लेक्चर को लाइक करें और शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।